बच्चों, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा लेक्चर है। पिछले क्लास हम लोगों ने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर कुछ टर्म्स के फॉर्मूले को देखा था, प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था। तो आज की क्लास का पहला प्रॉब्लम ये है कि इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इज -3 एंड द 18th टर्म इज -5, फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो इस ए पी में हम लोगों को फर्स्ट टर्म को पता करना है कि फर्स्ट टर्म ए पी का क्या है। सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -3 और 18th टर्म का वैल्यू दिया हुआ है -5। ठीक है, तो हम लोगों को फर्स्ट टर्म पता करना है। तो सिंपल हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग के पास जो फॉर्मूला है उसे लिख लेते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस, जिसे हम लोग जनरल फॉर्मूला भी कहते हैं, n-1 इंटू टी। अब अगर हम लोग यहाँ पर n की जगह पर अगर 18 पुट करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, 18th टर्म बन जाएगा। ठीक है, a तो हम लोगों को नहीं पता। अब यहाँ पर 18-1 क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, और ये माइनस डी का वैल्यू -3 दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर t18 का वैल्यू भी हम लोग ले लेते हैं साथ ही साथ। ये दिया हुआ है -5 a, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद -51 हो जाएगा। -51 को अगर उस तरफ ले लेते हैं हम लोग तो +51 -5 इक्वल टू a, और a का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 46। तो ये इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म का वैल्यू है, वो क्या है, 46। ओके, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी, पहला टर्म ए पी का दिया हुआ है -18, 10th टर्म 0। ठीक है, फाइंड कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पूछ लिया गया। फिर से वही करते हैं हम लोग, जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। अब अगर हम लोग 10th टर्म लेते हैं n की जगह पर 10, तो फर्स्ट टर्म तो हम लोगों को पता है -18 है, प्लस अगर यहाँ पर n की जगह पर 10 लेते हैं तो 10-1 क्या हो जाएगा, 9, और d हम लोग को नहीं पता, चलो d को रहने देते हैं। अब 10th टर्म का वैल्यू तो दिया हुआ है ना, 0 दिया हुआ है, तो 0 लिख लेते हैं। -18 प्लस 9d। अब 18 को उस तरफ ले लेते हैं, 18 इक्वल टू 9d, तो d का वैल्यू कितना हम लोग को मिलेगा, 2। मतलब इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस आने वाला है उसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। अब विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, एक एपी दिया गया है और पूछा गया कि 78 एपी का कौन सा टर्म होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 फर्स्ट टर्म है, 8 सेकेंड टर्म है, 13 थर्ड टर्म है। इसी तरीके से इस एपी में 78 कौन सा टर्म होगा, ये पूछा गया है। चलिए इसे देखते हैं हम लोग। मान पहले लिख लेते हैं जो जो वैल्यू हम लोग के पास है। a इक्वल टू 3 है, d का वैल्यू 5 है, और लास्ट टर्म 78 हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि 78 nth टर्म है, किसी टर्म का वैल्यू है, और उस टर्म का कौन सा टर्म है, nth टर्म। ये हम लोगों ने मान लिया। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या है कि फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जनरल टर्म को। क्या है, टी एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब टी एन nth टर्म का वैल्यू 78 लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 3 लेते हैं, प्लस n-1, चूंकि n हम लोग को नहीं पता इसलिए छोड़ देते हैं, और d का वैल्यू क्या है, 5 है। अब 78 -3 कर लेते हैं यहाँ पर, और n-1 इंटू 5, ये हो जाएगा 75 इक्वल टू n-1 इंटू 5, और अगर इसे कैंसिल कर लेते हैं तो 15 आएगा ये, तो 15 इक्वल टू n-1, और n का वैल्यू कितना आएगा, 16। तो इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 16th टर्म जो होने वाला है उसका वैल्यू 78 होगा। ठीक है, आई होप कि ये प्रॉब्लम भी समझ में आया हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच टर्म ऑफ द एपी इज 205। बिल्कुल एक ही वही सही प्रॉब्लम दिया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हम लोगों के पास है 7, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और हम लोग मान लेते हैं कि nth टर्म 205 है, मतलब 205 किसी nth टर्म का वैल्यू है, ये हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। टी एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब ये कितना है, 205 है, इक्वल टू ए का वैल्यू 7 है, प्लस n-1, चूंकि n नहीं पता है, वही तो पूछा गया है कि विच टर्म, तो n को छोड़ देते हैं, और d का वैल्यू क्या है, वो 6 दिया गया।
अब यहाँ पे 205 माइनस 6 कर लेते हैं, तो 7 कर लेते हैं वहाँ ले जा करके, तो 198 हो जाएगा। और ये होगा n माइनस 1 इंटू 6। अब अगर हम लोग 6 से इसे कैंसिल करते हैं तो ये हम लोगों को मिलेगा 33। तो 33 इक्वल टू n माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना होगा 34। मतलब 34th टर्म का वैल्यू जो होगा वो है 205, या यूं कहे कि 205 किस टर्म का वैल्यू है, तो 205 34th टर्म का वैल्यू है। विच टर्म ऑफ द एपी इज माइनस 47। बिल्कुल वही प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा फ्रैक्शन में दे दिया गया है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, वो 18 दिया हुआ है और डी निकालना हम लोग को। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म ये है और इसका वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा 31/2 माइनस फर्स्ट टर्म 18। तो अगर इसे हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 231 माइनस 36 और ये हो जाएगा माइनस 5/2। ये हम लोगों का एक कॉमन डिफरेंस आ चुका। अब हम लोग यहाँ पर ये कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि माइनस 47 nth टर्म का वैल्यू है, ठीक। तो अब Tn का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, हम लोग जानते हैं। अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस 47, a का वैल्यू 18 है प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू चूंकि हम लोगों ने माइनस 5/2 निकाला, उसे पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि माइनस 47 और 18 को उस तरफ ले चलते हैं, माइनस 18 इक्वल टू माइनस 5/2 n माइनस 1, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग माइनस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो माइनस 47 माइनस 18 हो जाएगा माइनस 65, ठीक है, माइनस 5/2 n माइनस 1। अब यहाँ पर इसे हम लोग कैंसिल कर लेते हैं जरा। तो पहले माइनस माइनस को कैंसिल कर लेते हैं और 65 इंटू 2 और 5 को नीचे ला करके डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, n माइनस 1। अब इसे कैंसिल करते हैं, 13 टाइम्स कैंसिल होगा, तो हम लोगों को मिलेगा 26 इक्वल टू n माइनस 1। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 27। मतलब 27 टर्म का जो वैल्यू है वो माइनस 47 होने वाला है। चेक करना है कि माइनस 150 इस एपी का कोई भी टर्म है या नहीं है। एक एपी दिया गया है 11, 8, 5, 2, मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करते हुए क्या माइनस 150 इस एपी में आने वाला है या नहीं आने वाला, ये हम लोगों से पूछा गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम को किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहली काम हम लोग ये कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है, वो दिया गया 11, कॉमन डिफरेंस वो होगा -3। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये मान लेते हैं कि -150 nth टर्म का वैल्यू है और इसे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करके हम लोग n पता करेंगे। और अगर n का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आता है, जैसे कि 1, 2, 3, कोई भी नेचुरल नंबर, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ -150 इस एपी का एक टर्म है। और अगर n का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आता है, जैसे कि मान लेते हैं कि फ्रैक्शन में आया या डेसिमल में आया, तो फिर उस वक्त हम लोग कहेंगे कि इस एपी का -150 कोई भी टर्म नहीं है। तो अब Tn का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का वैल्यू पुट कर लेते हैं, -150, a कितना है 11 प्लस n माइनस 1 माइनस 3, ठीक है, ये हो जाएगा -161 इक्वल टू n माइनस 1 माइनस को आगे कर लेते हैं 3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इन दोनों माइनस को हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आएगा 161 और यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3n माइनस 3, इस 3 को उधर ले लेते हैं अगर, तो 164 इक्वल टू 3n हो जाएगा, क्योंकि ये 3 माइनस 3 उस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो 3n इक्वल टू क्या आया 164, तो n का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 164/3। अब अगर हम इसे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं अगर, तो डिवाइड करने से क्या आएगा उसे देख लेते हैं। 164 है, 5 टाइम्स पहले ले लेते हैं, 15, 1, 4, फिर 3, 4, 12, 2 पॉइंट देते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि n का वैल्यू जो है वो पॉइंट में चला आ रहा है, ठीक है, थोड़ा कर लेते हैं हम लोग, 3, 6 80 और फिर रिमाइंडर 2, फिर पॉइंट से 0, फिर 3, मतलब 54.66।
ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो चूंकि n एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस गिवन एपी। -150 क्या है? -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ, किसका टर्म नहीं है? 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। ये जो एपी है, इस एपी का कोई भी टर्म, मतलब जितने भी दूर चले जाए हम लोग आगे डिक्रीज करते हुए, -150 हम लोगों को कहीं नहीं मिलने वाला है। अच्छा, अब पूछा गया है कि फाइंड करना है कि 55 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। अगर है तो फाइंड विच टर्म इज इट, तो पता करो कौन सा वो टर्म होगा। तो सिंपल हम लोग वही काम करते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हम लोगों के पास है 7, डी है हम लोगों के पास 3, और हम लोग ये मान लेंगे कि हाँ है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि nth टर्म है। उसके बाद जब हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे, अगर n का वैल्यू एक नेचुरल नंबर आता है तो ठीक है, अच्छी बात है। और अगर n का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आता तो हम लोग कहेंगे कि वो 55 इस एपी का कोई टर्म नहीं है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, हम लोग tn मान लेते हैं इसे, tn इक्वल टू 55। ओके, अब tn का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। tn का वैल्यू पुट कर लेते हैं 55, 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। अब ये हो जाएगा 48, क्योंकि अगर 7 उस तरफ जाता है तो माइनस होगा, n माइनस 1 इंटू 3। अब अगर हम लोग 3 से कैंसिल करते हैं इसे, तो ये 16 टाइम्स कैंसिल होगा, इक्वल टू n माइनस 1, और n का वैल्यू आएगा 17। तो मतलब इस एपी में 55 आता है। कौन से एपी में? 7, 10, 13 में आगे हम लोग चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को 55 दिखेगा। और कहाँ पे दिखेगा? 17th टर्म में। ठीक है, अब पूछा गया कि उस एपी का वैल्यू पता करो तब। अगर है, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि टीएन हम लोगों के पास है, तो इस एन की जगह पर अगर हम लोग 17 लिख देते हैं, मतलब हम लोग 17th टर्म का वैल्यू तो हम लोग को दिया है मेरे ख्याल से। इफ यस फाइंड विच टर्म, ओ सिर्फ टर्म पूछा गया था, तो कौन सा टर्म है? 17th टर्म। ये हम लोग का जवाब कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इज जीरो अ टर्म ऑफ द एपी? क्या जीरो इस एपी का कोई टर्म है? बिल्कुल वही सवाल है। क्या करना है? फर्स्ट टर्म लिखना है। फर्स्ट टर्म क्या है? 31 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? -3 हो रहा है, ये 28 माइनस 31 -3 हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, ये मान लेते हैं कि लेट टीएन जो है उसका वैल्यू 0 है। ये हम लोगों ने माना, ठीक है। तो अगर 0 है तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। अब हम लोग वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। ये 0 हो जाएगा, a का वैल्यू 31 है, प्लस n माइनस 1। चूंकि देखो, जब भी पूछा जाए कि इज 0 अ टर्म, इज 55 अ टर्म, तो हम लोग को हमेशा n पता करना है। अगर n नेचुरल नंबर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर वो उसका टर्म नहीं है। d कितना है? d है -3। अब ये 31 उस तरफ ले लेते हैं तो -31 हो जाएगा, और ये -3 मल्टीप्लाई होने के बाद -3n प्लस 3 हो जाएगा। 3 को उधर ले लेने से -34 हो जाएगा, और ये आएगा -3n। और अगर हम लोग माइनस माइनस कैंसिल कर लेते हैं तो n इक्वल टू हम लोग को मिलेगा 34/3। और चूंकि हम लोग जानते हैं 34 को 3 से पूरी डिवाइड नहीं किया जा सकता, कुछ ना कुछ डिसिमल में आने वाला है, इसलिए हम लोग कहेंगे 0 इस एपी का कोई भी टर्म नहीं है। आप लोग डिवाइड करके देख लेना। ओके, फाइंड 20 टर्म ऑफ द फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। अब ये एक नया तरह का प्रॉब्लम हम लोगों को मिला, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक बात नहीं किया था, क्योंकि लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला बताया था कि nth टर्म किस तरीके से निकाला जाता है। और मेरे ख्याल से मैंने वहाँ बताया था कि कोई भी नंबर्स जो दिए गए हैं, लिस्ट ऑफ नंबर सीरीज, वो एपी में है या नहीं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि टर्म तो पता करना है, लेकिन फ्रॉम एंड से मुराद क्या हो रहा है यहाँ पर? मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये एक एपी चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम स्टार्टिंग से बोला जाए कि 10th टर्म का वैल्यू निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हम लोगों के पास है। लेकिन अगर पूछा जाए कि एंड से निकालना है किसी भी टर्म का वैल्यू, तो उसके लिए हम लोगों को फॉर्मूले की जरूरत है कि एंड से कैसे निकाला जाएगा। बिगनिंग से तो हम लोग जानते हैं कि शुरुआत से किस तरीके से एपी का किसी भी टर्म का वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को करने से पहले हम लोग एपी के टर्म के फॉर्मूले को देख लेते हैं कि
फ्रॉम एंड हम लोग किस तरीके से किसी भी एपी के टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि ए प्लस डी और ए प्लस 2d इस तरीके से एक एपी चल रहा है जिसमें m टर्म्स है। कितना टर्म्स है? m। अब बात करते हैं हम लोग nth टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, nth टर्म फ्रॉम एंड हम लोगों को पता करना है। और इस एपी में नंबर ऑफ टर्म कितना है बाबू? नंबर ऑफ टर्म है m। और पता कौन सा टर्म करना है हम लोग को? एंड से अगर हम लोग आएंगे तो एंड से आते वक्त nth पोजीशन पर जो टर्म होगा उसे पता करना। जैसे कि मान लेते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। किसी एपी में सब मान लेते हैं कि 100 टर्म है, तो अगर बिगिनिंग से पूछा जाए कि 80 टर्म का वैल्यू क्या होगा या 85 टर्म का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग बिगिनिंग से जानते हैं, स्टार्टिंग से जानते हैं। लेकिन वही सवाल दूसरे अंदाज में कि एंड से 15 टर्म का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि बिगिनिंग से 85 और एंड से 15, मतलब 85 पोजीशन पर जो टर्म है उसका वैल्यू क्या होगा। यही सवाल दूसरे अंदाज में एंड से 15 पोजीशन। ठीक, ये जो एपी हम लोगों ने लिखा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d वगैरह, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है m फॉर मैंगो, m नंबर ऑफ टर्म्स है। और हम लोग पता करने जा रहे हैं nth टर्म फ्रॉम एंड से, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा tn, इसे हम लोग डैश लिख लेते हैं, डैश सिंबल बना लेते हैं एंड के लिए, इक्वल टू a प्लस m माइनस n इंटू डी। इस फॉर्मूले को आप लोगों को अच्छे से याद करना है, बिकॉज इसके ऊपर प्रॉब्लम कम है बुक में, लेकिन इसे याद रखना भी ज़रूरी है। अगर प्रॉब्लम एग्जाम में आ गया तो फिर परेशानी हो जाएगा। तो ए क्या है? ए पी का फर्स्ट टर्म है, चलो ये बिगिनिंग का टर्म है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एम और एन को खास ध्यान रखना है। एम क्या है? गिवन एपी का टोटल टर्म, और एन क्या है? वो टर्म जो आप पता करना चाहते हो। तो nth टर्म फ्रॉम एंड ये आपको पता करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला ये यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर m और n दोनों ही क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स आपको बता रहा है। लेकिन मान लिया जाए कि अगर किसी एपी में, जैसे कि इसमें आपको टर्म का कितना नंबर ऑफ टर्म्स है ये नहीं पता इस एपी में, लेकिन हाँ लास्ट टर्म का वैल्यू आपको पता है कि वो 253 है। तो क्या हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म को जानेंगे, क्योंकि ये 20 क्या हो रहा है इस फॉर्मूले के हिसाब से, 20 जो हो रहा है वो n हो जा रहा है। ठीक, तो हम लोग को 20 पता है, यानी कि n पता है। कॉमन डिफरेंस हम लोग जानते हैं, दिख रहा है 3 + 5 8 होगा, तो कॉमन डिफरेंस 5 हो गया। a भी हम लोग जान रहे हैं, यहाँ पर है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोगों के पास m नहीं है, तो क्या हम लोगों को यहाँ पर पहले m पता करना होगा इसमें कि 253 किस पोजीशन पर है, या कोई और फार्मूला भी है इसे सॉल्व करने के लिए? तो जवाब है इसके लिए एक और फार्मूला है, जहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लास्ट टर्म का वैल्यू यूज करके भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और वो फार्मूला क्या है उसे जरा नोट कर लेते हैं हम लोग। टी एन डैश मतलब nth टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, याद रहे ना, याद रखना। एल, ये एल क्या है? ये एल है लास्ट टर्म का वैल्यू, माइनस n माइनस 1 इंटू डी। और ये n क्या है? वो टर्म जो आप पता करना चाह रहे हो, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो इन दोनों फार्मूला में थोड़ा सा फर्क हो जा रहा है कि ये फार्मूला हम लोग उस वक्त यूज करेंगे जब हम लोगों के पास लास्ट टर्म का वैल्यू हो, और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग उस वक्त करेंगे जब हम लोगों को ये पता हो कि उस सीक्वेंस या एपी में कितने सारे टर्म्स हैं, जिसे हम लोग m से दिखा रहे हैं। ठीक है, m क्या इंडिकेट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी। आई होप कि दोनों फॉर्मूला आप लोग को समझ में आया हो। तो फिलहाल इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे? तो इस प्रॉब्लम में हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो इससे पहले लिख लेते हैं हम लोगों के पास क्या क्या है। a है हम लोगों के पास 3, और d है 5, और ये n कितना है हम लोगों के पास? n है 20। तो t 20 फ्रॉम एंड। ठीक है, तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि समझ में ठीक से आए। टी एन डैश इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और l क्या है? ये 253, तो l है। अब हम लोग क्या निकालना है? 20, n का वैल्यू 20 ले लेते हैं। 253 माइनस n का वैल्यू क्या है? 20 माइनस 1 19, और d कितना है? d है 5।
तो ये 253 माइनस 95 और ये हो जाएगा 158। मतलब एंड से अगर 20th पोजीशन पे हम लोग आते हैं तो वहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ हम लोगों को मिलेगा वो होगा 158। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। फाइंड 12 टर्म फ्रॉम एंड। तो बिल्कुल ये भी वही प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर भी एंड में वैल्यू दिया गया है। तो फर्स्ट टर्म हम लोगों के पास है -2 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा -4 माइनस मतलब माइनस माइनस +2 हो जाएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस भी -2। ओके, अब एल का वैल्यू कितना है -100। फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या है टी एन डैश इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू टी। अब कौन सा टर्म निकालना हम लोगों को 12 टर्म निकालना है, तो टी डैश 12 -100 माइनस एन कितना है 12 -1 मतलब 11 और डी है -2। तो ये हो जाएगा -100 + 22 और ये हम लोगों को मिलेगा -78। मतलब एंड से 12th टर्म का जो वैल्यू होगा कहाँ से 100 से जब हम लोग पीछे हटेंगे तो यहाँ पर 12th टर्म का जो वैल्यू होगा वो होगा -78। ओके, फाइंड द सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी। इस एपी में जो सबसे मिडिल टर्म है, बीचों बीच में जो टर्म आ रहा है उन दोनों टर्म का सम पता करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को दोनों टर्म का वैल्यू पता करना पड़ेगा कि वो दोनों टर्म क्या है। तो फिलहाल हम लोग ऐसा करते हैं, जितना कंसेप्ट हम लोगों ने अभी सीखा है पहले उसके ऊपर प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ, विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इस एपी का सबसे पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा। तो ये सवाल समझने से करने से पहले आप लोग ये समझ लो कि ये दिख रहा है ना आप लोगों को कि एपी डिक्रीज कर रहा है, 53 के बाद 48, 48 के बाद 43, इस तरीके से एपी का वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होते होते जीरो में जाएगा और जीरो के बाद हो सकता है हो सकता है क्या बिल्कुल नेगेटिव में भी जाएगा। तो उस नेगेटिव में सबसे पहला नेगेटिव टर्म जो होगा वो कौन सा होगा, विच इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो हम लोग इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल रहा है उसे लिख लेते हैं। ए क्या है 53 और कॉमन डिफरेंस क्या है वो है -5। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिमाग में रखना, जब भी कॉमन डिफरेंस माइनस में होता है तो एपी डिक्रीज करता है और जब कॉमन डिफरेंस प्लस में होता है तो एपी इंक्रीज करता है। ओके, अब बच्चों यहाँ पर हम लोगों के पास और कुछ नहीं, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि टी एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। चूँकि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के पीछे वजह यही है कि हम लोगों को जो प्रॉब्लम दिया गया वो टर्म के ऊपर दिया गया, तो हम लोग टर्म का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को समझना ये है पहले कि यहाँ पर 4 वेरिएबल है, एक टी एन nth टर्म का वैल्यू, फर्स्ट टर्म एन और टी, यहाँ पर 4 वेरिएबल है और इसे अगर हम लोग यूज़ करना चाहते हैं तो कम से कम हम लोगों को मतलब एग्जैक्टली 3 वेरिएबल का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, अगर उससे कम 2 वेरिएबल का वैल्यू अगर पता है तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए, हम लोगों को एक और nth टर्म का फॉर्म चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया है ए एक ही है फर्स्ट टर्म 53 और डी भी एक ही है, तो इससे हम लोग 2 टर्म का इक्वेशन तो नहीं बना सकते। और दूसरी बात, अगर इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोगों को ए और डी के अलावा एन और टी एन में से कोई एक पता होना चाहिए। तो ये एक मसला हो गया हम लोगों के पास कि अब हम लोगों को ए और एन और टी एन में से कोई एक जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पर तो पूछा गया कि विच टर्म, मतलब एन तो पूछा ही जा रहा है कि एन पता करो, तो जाहिर बात है कि ए और डी के अलावा टी एन का वैल्यू भी हम लोगों को पता होना चाहिए, जो कि हम लोगों को कहीं दिख नहीं रहा कि टी एन क्या होगा। अब नेगेटिव टर्म क्या हो सकता है बच्चों, नेगेटिव टर्म तो हम लोग हज़ारों लाखों सोच सकते हैं ना, -1 -2 -3, तो इस तरीके से हम लोग टी एन की जगह पर कौन सा नेगेटिव टर्म लें जिसे पुट करने के बाद एन आ जाए। तो काफ़ी बच्चे ये सोच सकते हैं कि क्यों ना हम लोग डिक्रीज करते जाएं, 43 के बाद 38 लाएंगे, उसके बाद 33 लाएंगे, बहुत सा डिक्रीज करते करते निकाल लेंगे। तो वैसे ही अगर करना है तो फिर हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल क्यों करेंगे, ये तो हम सोच कर ही सकते हैं, 10-15-5 मिनट टाइम देंगे तो बन जाएगा प्रॉब्लम। लेकिन हम लोगों को इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बनाना है।
तो उसके लिए करना ये है कि आप लोग गौर करो, अगर कि पूछा गया कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो इसका मतलब नेगेटिव टर्म कुछ भी हो उसका वैल्यू लेस देन जीरो तो होगा ही होगा, मतलब Tn जो होगा वो लेस देन जीरो ही होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर Tn का जो फॉर्मूला उसे यूज कर लेते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी लेस देन जीरो होने वाला है। अब इसका वैल्यू क्या है, a है 53 प्लस एन माइनस वन और डी कितना है, वो है -5, लेस देन जीरो। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 53 माइनस 5n प्लस 5 लेस देन जीरो, 58 लेस देन 5n। अब इसे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो n ग्रेटर देन 58/5, और ये जो हम लोगों को वैल्यू मिलेगा ये आएगा 11.6 आई थिंक। डिवाइड कर लेते हैं 58, 55 और 3 पॉइंट देके 0, 5 6 30, 11.6, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अभी अभी मैंने कहा कि n का वैल्यू डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर n 11.6, तो यहाँ पर अगर आप लोग गौर करो तो n 11.6 नहीं है, 11.6 जो वैल्यू आ रहा है वो 58/5 का वैल्यू है, और n 58/5 से बड़ा है, ग्रेटर देन है। इसका मतलब n का वैल्यू 11.6 से बड़ा होना चाहिए, और 11.6 से बड़ा नंबर 12 हो सकता है, 13 हो सकता है। तो सबसे पहले कौन आएगा, 12, तो n का वैल्यू हम लोग 12 लेंगे। मतलब पहला नेगेटिव टर्म इस AP में जो आने वाला है वो 12th टर्म होगा। विच टर्म ऑफ द AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो 12th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। Determine the AP whose fifth term is 19 and the difference of the 8 from the 13th term is 20। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम है, टर्म का ही इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले फिफ्थ टर्म का वैल्यू दिया गया है 90 और डिफरेंस दिया गया है 8 टर्म फ्रॉम दी 13th टर्म, मतलब T13 माइनस T8, ये वैल्यू हम लोगों के पास है 20, ठीक है। तो अब इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करने के बाद हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग इसे सॉल्व करके AP कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों को कहा गया है कि आपको AP तैयार करना। देखो यहाँ पर कह रहा है ना कि फाइंड AP, और AP का मतलब ये होता है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरीके से पूरे को लिखना। पूरे को नहीं, थोड़ा बहुत लिख के हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन फिलहाल A और D तो पता होना चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोगों के पास ना A है ना D है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D, ये हम लोगों ने लेट कर लिया। अब यहाँ पर A प्लस ये वाला T5 का मतलब क्या होता है, A प्लस 4D ना, क्योंकि मैंने बताया था कि Tn मतलब क्या होता है, A प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर यहाँ पे हम लोग 5 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। तो A प्लस 4D इक्वल टू 19 है, इसे इक्वेशन 1 में ले लेते हैं हम लोग, और अब इसका इस्तेमाल करते हैं 13 माइनस 8। तो यहाँ पर बच्चों T13 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे देखो, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो ये हो जाएगा A प्लस 12D, ठीक है, माइनस देते हैं T8, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D, ठीक है ना, इक्वल टू 20। अब जब हम इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा A प्लस 12D माइनस A माइनस 7D इक्वल टू 20। अब A कैंसिल कर लेने के बाद 5D आएगा और 20, तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इस 4 को अगर हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं, A प्लस 4D इक्वल टू 19, और A प्लस 4 इंटू 4, D का वैल्यू चूँकि 4 आया है, इक्वल टू 19, A प्लस 16, 19, तो A का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 3। मतलब इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। तो अब हम लोग यहाँ से तैयार कर सकते हैं कि देयरफॉर AP जो हम लोगों का बनेगा वो क्या बनेगा। तो AP हम लोगों का होगा A, यहाँ पे देख लो ये लिखा हुआ ना, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो उस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 3, फिर 3 प्लस 4 7, फिर 4 ऐड करना है इसमें 11, फिर 4 ऐड करना है 15। इस तरीके से ये एक AP तैयार होगा।
ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करते हैं। सबसे पहले थर्ड टर्म क्या है, वो 16 है, तो लिख लेते हैं T3 इक्वल टू 16। और क्या बोला है, सेवेंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म, मतलब कि T7 माइनस T5 इक्वल टू 12। एक्सीड मतलब बड़ा ज़्यादा। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को एपी तैयार करना है। तो जाहिर बात है एपी तैयार करने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लोगों को पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग लेट कर लेते हैं फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी। ओके, अब यहाँ पर ये करते हैं हम लोग T3, Tn का ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब चूंकि अगर यहाँ हम लोग 3 देते हैं, इस जगह पे हम लोग अगर n की जगह पे 3 देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 3 माइनस 1 2। तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 16, ये इक्वेशन 1 बना लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग 7 लिखते हैं यहाँ पर, तो ये क्या होगा a प्लस 60, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं T7 माइनस T5 इक्वल टू क्या है, 12 है। अब T7 की जगह पर हम लोग ये कर लेते हैं कि इसे लिख लेते हैं a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इक्वल टू 12। अब अगर ब्रैकेट को खोलते हैं a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12, तो 2d इक्वल टू 12, क्योंकि a और a तो कैंसिल हो चुका और d का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 6। अब इस 6 को यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो a प्लस 2d इक्वल टू 16 है, तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16 और a इक्वल टू 16 माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 4। देयरफॉर AP क्या बना हम लोगों का, AP बन जाएगा फर्स्ट टर्म 4, फिर उसमें d ऐड कर देते हैं 10, फिर d ऐड करते हैं 16, फिर d ऐड करते हैं 22। इस तरीके से ही हम लोगों को एक AP तैयार होकर मिला। बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने जो कुछ प्रॉब्लम को देखा और समझा, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। बाकी के सारे प्रॉब्लम्स और कंसेप्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करें।